कैबिनेट ने 18,36,000 करोड़ रुपए की लागत से मनमाड और इंदौर के बीच 309 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन को मंजूरी दी है। यह परियोजना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 6 जिलों को जोड़ेगी, जिससे औद्योगिक और धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी। यह रेल लाइन 1000 गांवों और 30 लाख लोगों को जोड़ेगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। परियोजना से तेल आयात में कमी और CO2 उत्सर्जन में भी कमी आएगी, जो पर्यावरण के लिए लाभकारी होगा। चंडीगढ़ में करीब 7,000 पंजाब के किसान विधानसभा सत्र के पहले दिन विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे। BKU एकता उग्राहन और पंजाब खेत मजदूर यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने कृषि सुधार और कर्ज माफी जैसी मांगें पेश की। प्रशासन ने पहली बार इतने बड़े प्रदर्शन की अनुमति दी है। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और विरोध शांतिपूर्ण रहा। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से 4,15,000 लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार ने 43,417 लोगों को 1,603 राहत शिविरों में स्थानांतरित किया है। बाढ़ के कारण विजयवाड़ा समेत कई क्षेत्रों में लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए 7,20,000 भोजन पैकेट वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ को अपने राजनीतिक करियर की सबसे गंभीर आपदा बताया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने अपराजिता बिल पारित किया है, जो बलात्कार और हत्या के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान करता है। यह बिल डॉक्टर की हत्या के बाद जनता के आक्रोश के बीच लाया गया है। हालांकि ये केंद्रीय कानूनों से टकराव के कारण कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कानूनों के उचित कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिससे यह बिल विवादों में आ सकता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ आदिवासी नेता चंपई सोरेन, जिन्हें कोल्हान टाइगर कहा जाता है, अब बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। उन्होंने अपने पारंपरिक धनुष बाण को छोड़कर कमल थाम लिया है। चंपई सोरेन का मुख्य लक्ष्य आदिवासी वोटों को बीजेपी के पक्ष में करना है, खासकर कोल्हान क्षेत्र में, जहां 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चियों के यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस को सख्त जांच करने का निर्देश दिया है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने पुलिस को जल्दबाजी में चार्जशीट दाखिल न करने की सलाह दी। कोर्ट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बदलकर बेटे को पढ़ाओ बेटी को बचाओ पर जोर दिया, ताकि लड़कों को सही गलत का ज्ञान हो सके। पंजाब बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कंगना रनौत के किसान आंदोलन पर दिए बयान की कड़ी आलोचना की है। कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति बन सकती थी, अगर देश का नेतृत्व मजबूत न होता। बीजेपी ने कंगना के बयान से खुद को अलग कर लिया है और उन्हें भविष्य में ऐसे बयान न देने की हिदायत दी है। CBI ने आरजी करके पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को 8 दिन की कस्टडी में लिया है। यह गिरफ्तारी एक बड़े भ्रष्टाचार मामले से जुड़ी है, जिसमें कई अहम चेहरे शामिल हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि इस मामले में एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जिसे उजागर करना अत्यंत आवश्यक है। संदीप घोष को विभिन्न मामलों में संदिग्ध माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें आरजीकर अस्पताल में CISF की तैनाती को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। केंद्र का दावा है कि अस्पताल में हालात बिगड़ने पर CISF की जरूरत थी, जबकि ममता सरकार ने इसे अनुचित बताते हुए विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, जिससे दोनों सरकारों के बीच तनाव बढ़ सकता है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए नी डीप पानी में उतरकर निवासियों से मुलाकात की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की निगरानी के लिए जिला प्रशासनिक भवन के बाहर डेरा डाला है। नायडू ने निवासियों को भोजन और अन्य आवश्यक सहायता का आश्वासन दिया है, जिससे उनकी तत्परता और संवेदनशीलता का प्रदर्शन होता है। कांग्रेस ने बूच की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने मांग की है कि इस नियुक्ति के पीछे के कारण स्पष्ट किए जाएं। आरोप है कि यह कदम राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शिता की कमी दिखाती है। क्या इस मुद्दे को लेकर कोई बड़ा राजनीतिक तूफान आएगा? जानिए इस विवाद के सभी पहलू इस वीडियो में। कांग्रेस ने आईसीआईसीआई बैंक द्वारा सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच को दिए गए रिटायर लाभों पर सवाल उठाए हैं। बैंक ने दावा किया है कि बुच को 1 करोड़ 30 लाख रुपए का वेतन और 2 करोड़ 77 लाख रुपए का वार्षिक रिटायर लाभ दिया गया। कांग्रेस ने पूछा कि कैसे रिटायर लाभ उनके औसत वेतन से अधिक हो सकते हैं। इस मुद्दे ने राजनीतिक हलकों में चर्चा को जन्म दिया है, क्योंकि यह पारदर्शिता और वित्तीय प्रबंधन के सवाल उठाता है। फरीदाबाद की एक महिला को फर्जी ऐप्स और निवेशकों के जाल में फंसाकर 7 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। यह ठगी फेसबुक पर एक विज्ञापन से शुरू हुई, जिसमें स्टॉक मार्केट में बड़े रिटर्न का वादा किया गया था। महिला को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, जहां फर्जी निवेशकों की सफलता की कहानियां साझा की गईं। उसे IC ऑर्गन मैक्स और techstars.shop जैसे ऐप्स पर निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे उसकी जीवन भर की कमाई लूट ली गई। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत और जमाते इस्लामी के नेताओं ने दशकों की अलगाववादी विचारधारा को छोड़कर लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाया है। हुर्रियत के प्रमुख नेता सैयद सलीम गिलानी ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP में शामिल होकर मुख्यधारा की राजनीति में प्रवेश किया है। जमाते इस्लामी, जो पहले चुनावों का बहिष्कार करती थी, अब चुनाव में भाग लेने की इच्छा जता रही है, बशर्ते उस पर लगा प्रतिबंध हटा लिया जाए। IIT बॉम्बे के हालिया प्लेसमेंट ड्राइव में न्यूनतम सैलरी पैकेज घटकर 4 लाख रुपए प्रति वर्ष रह गया है। केवल 75% छात्रों को ही नौकरी मिली है। 2414 छात्रों ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जो पिछले साल से 11% अधिक है। 123 कंपनियों ने 558 ऑफर दिए, जिनमें से 22 ऑफर 1 करोड़ रुपए से अधिक के थे। यह स्थिति छात्रों और संस्थान के लिए चिंता का विषय बन गई है। भारत के सामने बड़ा फैसला है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की मांग पर प्रधानमंत्री शेख हसीना को सौंपा जाए या नहीं। इस मुद्दे ने दोनों देशों के रिश्तों को नई चुनौती दी है। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारत के इस फैसले से क्षेत्रीय स्थिरता पर गहरा असर पड़ सकता है। पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों के छठे दिन भारत ने अपने पदकों की संख्या 20 तक पहुंचाकर इतिहास रच दिया है, जो किसी भी एकल संस्करण में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने 19 पदक जीते थे। बुधवार को शरद कुमार ने पुरुषों की हाई जंप T63 इवेंट में सिल्वर और मरियप्पन थंगावेलु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय अमेरिकियों के एक समूह ने कमला हैरिस के समर्थन में एक जमीनी अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य उन्हें अमेरिका की पहली भारतीय मूल की राष्ट्रपति बनाना है। यह अभियान उत्तरी कैरोलिना, विस्कॉन्सिन, मिशिगन,
पेंसिल्वेनिया, एरिज़ोना और जॉर्जिया जैसे प्रमुख राज्यों में भारतीय अमेरिकी समुदाय को संगठित करने पर केंद्रित है। हैरिस, जिनकी मां चेन्नई से और पिता जमैका से हैं, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि शेख हसीना को सौंपने का फैसला भारत पर निर्भर है। हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है और उनकी भारत में उपस्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि हसीना को न्याय का सामना करने के लिए वापस लाने के प्रयास जारी हैं। इस स्थिति ने भारत के लिए एक कूटनीतिक चुनौती पेश की है। जम्मू कश्मीर के दूर दराज के गांवों में चुनावी माहौल गर्मा रहा है, जहां लोग स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, अनियमित बिजली और कच्ची सड़कों जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन गांवों में लोग हर दिन आतंक के साये में जीते हैं, जहां हर दरवाजे की दस्तक अनिश्चितता लेकर आती है। चुनावों के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिससे उम्मीद है कि नई सरकार इन समस्याओं का समाधान करेगी और लोगों को राहत मिलेगी। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में जूनियर डॉक्टरों ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल से मुलाकात की और उनके इस्तीफे की मांग की। डॉक्टरों ने प्रतीकात्मक रूप से रीढ़ भेंट की, यह दर्शाते हुए कि पुलिस को इस मामले में अधिक दृढ़ता दिखानी चाहिए थी। राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता लालू प्रसाद यादव ने जाति जनगणना की मांग को लेकर भाजपा और आरएसएस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार को मजबूर करेगा कि वह जाति जनगणना कराए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। यादव ने कहा, हम आरएसएस और बीजेपी को कान से पकड़कर बैठाएंगे और उन्हें जनगणना कराने पर मजबूर करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मांग की है कि वे जवाहरलाल नेहरू के छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए गए बयान के लिए प्रायश्चित करें। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के नेता शिवाजी की विरासत का राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं, जिससे राज्य में सामाजिक अशांति फैल रही है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से एक विनम्र अपील की है, जबकि आरजी कार विरोध प्रदर्शन के बीच पार्टी की स्थिति गंभीर है। इस वार्ता में पार्टी द्वारा उठाए गए विवादास्पद टिप्पणियों का जिक्र है। बनर्जी ने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने और जनता के बीच सकारात्मक छवि बनाए रखने का अनुरोध किया। एससी की टिप्पणी के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने बिना कानूनी प्रक्रिया के हो रही इलीगल डिमोलिशंस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मायावती ने कहा कि न्याय के लिए कानून का पालन आवश्यक है और ऐसी कार्रवाई से समाज में अस्थिरता फैलती है। अब एससी के आदेश का पालन कितना होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। बांग्लादेश के मशहूर सामाजिक उद्यमी और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की एक चरमपंथी नेता के साथ मुलाकात ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस बैठक ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चिंता की लहर पैदा कर दी है। विपक्षी दलों ने इसे देश की सुरक्षा और छवि के लिए खतरा बताया है। इस घटना ने समाज में चरमपंथ के बढ़ते खतरे पर बहस छेड़ दी है।
जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। महबूबा ने साफ कहा कि वो अपनी पार्टी के सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करेंगी। पीडीपी का बीजेपी के साथ गठबंधन राज्य के हित में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक ब्रुनेई दौरे के दूसरे दिन सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के भव्य महल इस्थाना नुरुल ईमान में रात्रि भोज करेंगे। यह दौरा किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ब्रुनेई का पहला द्विपक्षीय दौरा है। सुल्तान हसनल बोल्किया, जो दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजाओं में से एक हैं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगोलिया का दौरा किया, जहां उन्हें अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट के बावजूद सम्मानित किया गया। यह वारंट 2023 में यूक्रेन में युद्ध अपराधों के आरोपों के चलते जारी किया गया था। मंगोलिया, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) का सदस्य है, ने पुतिन को गिरफ्तार नहीं किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। 2 बड़ी रैलियों के माध्यम से राहुल गांधी क्षेत्रीय मुद्दों को उजागर करते हुए आगामी चुनावों के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे। यह दौरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी नए जोश के साथ क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। रैलियों में भारी भीड़ की उम्मीद है, जो कांग्रेस के भविष्य के लिए संकेतक हो सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 1,54,716 करोड़ रुपए के 10 पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें भारतीय सेना के लिए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स और भारतीय तटरक्षक बल के लिए उन्नत उपकरण शामिल हैं। कुल लागत का 99% स्वदेशी स्रोतों से आएगा। एयर डिफेंस, फायर कंट्रोल, रडार एंड फॉरवर्ड रिपेयर टीम ट्रैक्ट की खरीद को भी मंजूरी दी गई है, जो नेटफ्लिक्स की आईसी 814 कांधार हाईजैक वेब सीरीज पर विवाद के बाद कंपनी ने शुरुआती डिस्क्लेमर में अपहरणकर्ताओं के असली और कोड नाम शामिल किए हैं। यह सीरीज 1999 में भारतीय एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 के अपहरण की कहानी पर आधारित है, जिसे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन ने अंजाम दिया था। स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार की जमानत के बाद महाभारत के द्रौपदी चीरहरण की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। विभव कुमार, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी हैं, पर मालीवाल ने उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 100 दिन की हिरासत के बाद उन्हें जमानत दी। मालीवाल का यह पोस्ट इस मामले में उनकी नाराजगी को दर्शाता है, जबकि विभव कुमार ने सभी आरोपों से इनकार किया है। महाराष्ट्र में बीजेपी और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के बीच 21 विधानसभा सीटों को लेकर तनाव बढ़ गया है। इस विवाद के चलते दोनों दलों के कई वरिष्ठ नेता असंतोष व्यक्त कर रहे हैं और कुछ पार्टी छोड़ने की सोच रहे हैं। बीजेपी के नेताओं हर्षवर्धन पाटिल, समरजीत घाटगे और गणेश हाके ने अपनी असहमति जताई है। वहीं एनसीपी के वरिष्ठ नेता रामराजे नाईक निम्बालकर ने भी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई है। कोलकाता के आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी पर तृणमूल कांग्रेस के नेता शांतनु सेन ने कहा कि भगवान ने न्याय दिया है। घोष पर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है,
जिसे सेन ने 2023 में उजागर किया था। सेन का दावा है कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण जमा करने के लिए 1 महीने की और मोहलत दी है। पहले आखिरी तारीख 31 अगस्त थी, जिसके बाद वेतन रोके जाने की चेतावनी थी। अब मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी देने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। अब तक 74% कर्मचारियों ने विवरण जमा कर दिए हैं।